हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे इस चैनल पर बात जो हम कर रहे हैं वो है अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ DEC, जो आपके जून 7, 8 और 10 को है। और अभी हम इस सीरीज़ में प्रिपेयर कर रहे हैं DEC 1 के पेपर की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। यहाँ हमने 3 पेपर की प्रैक्टिस कर लिए हैं। पैटर्न आपको पता चल चुका है कैसे आता है। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन पेपर इसकी मैं और आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आप देख पाएंगे। इट मीन्स आपको जब प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, बार बार रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। दूसरी बात कि चैनल में आगे बढ़ूँ, आपको पेपर को समझाऊँ, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो जाइए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो पाए। चलिए हम देखते हैं, ये है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का पेपर। और देख पाएंगे आप हमारे प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने देखे थे पेपर में, सेम वही पैटर्न है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे वही शेड्यूल पूछा गया है आपसे बच्चों का कि आपका जो डेली रूटीन है बच्चों का जो आप सेट करते हैं, देखिए ये नीचे टाइम दिया हुआ है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। देखिए मेन पॉइंट्स आपको लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, टॉयलेट टाइम, फिजिकल एक्टिविटी एंड वैरायटी ऑफ एक्टिविटी। इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिविटी प्लान करनी है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम वाइज दिया हुआ है कि 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक, कुछ स्कूल 12 बजे तक भी होते हैं, कुछ 8:30 से भी होते हैं, तो आप वो टाइम का थोड़ा बहुत आगे पीछे देख सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया है तो आप 9 से 12:30 लीजिएगा, और टाइम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 से ढाई घंटे का शेड्यूल सेट करेंगे। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है ना। देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सेम टू सेम हमने ऐसा ही किया है। ठीक है। इसी का बी पार्ट, ये भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि हियर आर द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट फॉस्टरिंग थ्रू द ईच एक्टिविटी। एक्टिविटी दी हुई जैसे पुटिंग बीड्स इन द स्ट्रिंग, इससे कौन सी स्किल्स जो बच्चों की डेवलप होगी। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस सेशन में, आप देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन है, अलग अलग एक्टिविटी दी है, उससे कौन सी स्किल डेवलप होगी वो हमको बताना है। मैं आपको ये बहुत जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। कुछ पेपर्स आप देख पाएंगे जो प्रीवियस 3 पेपर हमने करे हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। देख लीजिए ये है ना, सेम टू सेम है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपसे पूछा है कि जो एक्सप्लेन हाउ द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द चिल्ड्रन सपोर्ट योर आंसर। जो बच्चों की थिंकिंग की कैपेसिटी है स्टार्टिंग के 2 साल में वो कैसे कैसे होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस तीनों क्वेश्चन पेपरों में से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। स्टार्टिंग में जो बच्चे 0 से 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनमें क्या देखते हैं हम, ये रिफ्लेक्स, सेंसरी एक्सप्लोरेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक। 7 महीने से 12 महीने में ये सारे स्किल्स हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड सेंसेस एंड मोटर स्किल, बिगिनिंग ऑफ द गोल, डायरेक्शन, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग कॉजेस ऑफ द इफेक्ट। ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए और डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में ही समझा रही हूँ क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ। सेम वैसा ही 12 महीने से 24 महीने के दौरान, और ऐसा ही आगे भी आप देख सकते हैं 24 महीने के दौरान बच्चे 2 साल के हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस आपने पेपर में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टोटलहुड गिवन एग्जाम्पल। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन था कि जो बच्चों की टोटलहुड स्टेज होती है उसमें जो बच्चे 12 महीने से या प्री स्कूल गोइंग बच्चे भी बोलते हैं उनको हम, तो इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट में किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे वो है लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चंस को या आंसर्स को जो है आपकी रिप्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होती है। हर क्वेश्चन को कोशिश करिए कि साइड हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट लिखिए ताकि आपकी मार्किंग पॉइंट टू पॉइंट हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखिए, स्टेट एनी 2 वेज इन विच पेरेंट्स कैन फॉस्टर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द
चाइल्ड ड्यूरिंग टोडलहुड, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है और ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ बहुत अच्छे से नहीं लिखा है क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी सेम क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है हमने, उसको आप वहाँ जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कैसे होते हैं, है ना, बार बार हर 6 महीने वाले सेशन में रिपीट होते ही रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th कि चिल्ड्रन लर्न aggressive behavior in the family setting. Do you agree with the statement? Given reason in support of your answer। 10 मार्क्स का है कि जो बच्चे हैं वो फैमिली के साथ रह के या फैमिली के बिहेवियर से आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव बिहेव करते हैं, तो इसके लिए फैमिली जिम्मेदार है। आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते, आपको आपका आंसर देना है। तो बिहेवियर के बारे में भी जो फैमिली या पेरेंट किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किए हुए, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ द स्टेटमेंट चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर इन द फैमिली सेटिंग होल्ड सम ट्रुथ। इसमें कुछ सच्चाई है, क्यों? क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से या अपने परिवार के सदस्यों से ही बिहेवियर सीखते हैं। अगर सदस्य का बिहेव घर में साधारण है, बहुत नम्र है, तो बच्चे वैसे ही ग्रैप्स करेंगे। लेकिन अगर मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं या परिवार के अदर सदस्य झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे से बात करने का बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, हमेशा उत्तेजित होकर बात करना, ऐसा अगर बिहेवियर परिवार के सदस्यों के बीच में होता है तो बच्चे वही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या वही बिहेवियर बच्चों के अंदर भी आने लगता है। तो इस पॉइंट्स को भी आप पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसके बारे में लिखा हुआ बिहेवियर के बारे में, उन पॉइंट्स को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ ट्रुथ इन द केयर गिवर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन। बोल रहा है कि बच्चों के साथ जो सच्चाई की जो फीलिंग होती है ना, अपन बोलते हैं ना बच्चों को भी झूठ नहीं बोलना बेटा, हमेशा सच बोलो। तो पहले जो बच्चे का पहला साल है उसमें ये किस प्रकार कारगर होगा? बिल्कुल कारगर होगा। अगर आप बच्चे के साथ झूठ बोल रहे हैं, घर के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना ही सीखेगा, है ना। हम बच्चों को बताएंगे हमेशा कि सच बोलना हमेशा ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इस पे बेस्ड आप बहुत सारी स्टोरियाँ, मोरल स्टोरीज़ या फिर आप सच्ची घटनाएं भी बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे बच्चों को एट द एंड उसका मोरल समझाइए, मोरल ऑफ द स्टोरी समझाइए जो ट्रुथ पे बेस्ड हो, तो इससे बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 अ प्री स्कूल टीचर वांट योर सजेशन। देखिए गाइडेंस है ना रिगार्डिंग, देखिए ये लिखा हुआ है कि एक प्री स्कूल टीचर है, इन कुछ पॉइंट्स में आपकी सलाह चाहते हैं। क्या? द प्ले मटेरियल दैट शी शुड बाय फॉर द ग्रुप ऑफ 3.5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। 3.5 साल के बच्चे के लिए स्टडी मटेरियल, प्ले मटेरियल, एक्टिविटी मटेरियल जो उनको परचेस करना है एक टीचर को, तो आपसे सलाह चाहती हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है कि किस प्रकार से हमें 3.5 साल के बच्चों के लिए जो मटेरियल्स हैं वो कैसे प्ले मटेरियल्स में कैसे हम सेलेक्ट करें। फिर अरेंज द स्पेस इन हर क्लासरूम, ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया हुआ, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूंगी क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए ये दिया हुआ है ना कि प्ले मटेरियल फॉर 3.5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 3.5 साल के बच्चे के लिए जो प्ले मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ब्लॉक एंड बिल्डिंग टॉयज, आर्ट सप्लायर्स, प्ले टॉट, पजल्स, इमेजिनेटिव प्ले आइटम्स, इन सबको आप सेलेक्ट करेंगे। बुक्स सेलेक्ट करेंगे, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट लिख के उनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। फिर अरेंजिंग द क्लासरूम स्पेस, देखिए क्लासरूम में भी हमें स्पेस अलग अलग अरेंज करना होता है, जैसे लर्निंग सेंटर्स अलग होना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, एसेसिबिलिटी, कंफर्टेबल सिटिंग, ओपन प्ले एरिया, विजुअल अपीयर्स और फ्लेक्सिबिलिटी। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रख के आपको क्लासरूम को अरेंज करना होता है। ये भी हमने प्रीवियस कुछ पेपर्स में किए हुए हैं। आप यहाँ से भी इनको अगर आप चाहते हैं तो पॉज कर करके थोड़ा पॉइंट्स को और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आते हैं और डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपको 90 to 95% चांसेस है कि ऐसे ही आपको DEC में क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, श्योर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब वन प्ले एक्टिविटी प्री स्कूल टीचर कैन ऑर्गेनाइज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। 5 नंबर के दोनों पॉइंट है, आपको एक्सप्लेन करना है कि 5 साल के बच्चे के लिए इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को अपना के क्या चीज़ें आप प्लान करेंगे। प्ले एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू क्लासीफाई, किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, है ना, क्लासीफाई मतलब समझते हैं आप, चीज़ों को अलग अलग करने के लिए आप कौन सा गेम प्लान करेंगे। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है डेवलपिंग प्री रीडिंग स्किल्स, बच्चों के प्री रीडिंग स्किल्स जो है ना कि अभी रीडिंग करने के पहले, है ना, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले बच्चे की कौन कौन सी स्किल डेवलप हो, इस पे बेस्ड आप क्या क्या एक्टिविटी प्लान करेंगे। तो देखिए
डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ क्लासीफाई के लिए आप प्ले एक्टिविटी शॉर्टिंग एंड क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख दीजिए एक बॉक्स में, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के, तो इससे बच्चे उनको अलग अलग सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार पॉज करके पढ़िएगा। और ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने पहले भी समझे हैं, तो आप वहाँ से भी समझ लीजिएगा, और नहीं समझना है तो आप इसी वीडियो में थोड़ा पॉज करके पढ़िएगा, कैसे आप एक बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स को रख के उनको बच्चों को कलर वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज अलग करने के लिए बोल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों का जो है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड क्लासीफाई डेवलप होगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग द प्री रीडिंग। प्री रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि स्टोरी टेलिंग है विद पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड आप ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, पीपल्स ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप बच्चों को स्टोरी बताइए और फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिए, वो बच्चे भी क्या करते हैं आपको बोल बोल के सुनाएंगे। प्ले ऑर्गेनाइज कर लीजिए, एक बॉक्स में अलग अलग एनिमल्स रख दीजिए, ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए, पीपल्स रख दीजिए, पिक्चर्स रख दीजिए। अब बच्चों को बोलिए कोई भी एक कार्ड आपको उठाना है, उस पर जो भी आता है आपको उसके बारे में बोलना है। इस प्रकार से आप एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, या आपके माइंड में कोई और एक्टिविटी है आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 सजेशंस यू विल गिव टू अ प्री स्कूल टीचर टू नर्चर चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। चिल्ड्रंस की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी 5 आपको सजेशन देना है, एक्सप्लेन भी करना है ब्रीफली। ठीक है, 10 नंबर का है। तो प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड आर्ट अपॉर्चुनिटी, बच्चों को खुद ही आर्ट या पेंटिंग करने दीजिए। ठीक, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, इसमें आप अलग अलग आर्ट्स के बारे में कुछ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखेंगे हम कि इनकॉर्पोरेट इमेजिनेटिव प्ले, उनको कुछ ऐसे प्ले जैसे क्रिएट स्पेस फॉर इमेजिनेटिव प्ले विथ प्रॉप्स दे दीजिए आप उनको, कस्टम्स एंड थीम्स बेस्ड प्ले एरिया दे दीजिए, उसमें बच्चे अपने मन से कुछ इमेजिन करके चीज़ें करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद सपोर्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि वो अपनी सोच से और अलग अलग बच्चों की सोच अलग अलग होती है, तो कुछ अलग हटके सोच सके बच्चे, ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए। पोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चंस करने दीजिए दैट स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंकरेज चिल्ड्रन टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ आइडियाज़। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से होता है, तो बच्चों को दीजिए। जैसे कि बात मान लीजिए कि आपने बच्चों को एक चिड़िया का घोंसला दे दिए, चित्र दिखा दिए, बताइए, पूछिए उनसे कि बेटा आपने देखा है क्या, किस किस प्रकार का देखा है, तो अलग अलग बच्चे ना आपको अलग अलग आंसर्स देंगे। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस करिए कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोचें। ठीक है, फिर है सेलिब्रेट एंड डिस्प्ले चिल्ड्रंस आर्ट वर्क, आप बच्चों के आर्ट वर्क को डिस्प्ले करिए क्लास में। ठीक है, इससे बच्चे एंकरेज होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे, ताकि उनको ये लगे कि कल अगर हम कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो कल हमारा भी यहाँ डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं डेवलपमेंट में उनकी। फिर है एंकरेज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, एक्सप्लोरेशन है, उसको करने के लिए उनको उत्तेजित करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, है ना, उनकी मदद करिए, उनको नेचुरल चीज़ों से इंटरेक्ट कराइए, साइंटिफिक चीज़ों से इंटरेक्ट कराइए, उनके सेंसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनसे काम करवाइए, अलग अलग टेक्सचर दे दीजिए, स्मेल करने के लिए फ्लावर्स दे दीजिए, चीज़ें दे दीजिए, ताकि बच्चे क्या करें, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, ऐसे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं 7 में आपको 4 पॉइंट दिए होते हैं, किसी 2 को आपको एक्सप्लेन करना होता है। वे ऑफ इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन द अर्ली चाइल्डहुड सेंटर, आप जानते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि बच्चों के पेरेंट्स को आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर, जो अहम केंद्रित बच्चे होते हैं प्री स्कूल ईयर में, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वहाँ आप जाके एक बार प्लीज़ देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस में किए हमने, तीनों प्रीवियस सीरीज हैं उसमें। फिर टूल्स फॉर इवोल्यूटिंग द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, आप कौन कौन से जो टूल्स हैं उनको उपयोग करेंगे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस को मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्ले इन द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, क्या होगा, खेल किस प्रकार बच्चों के डेवलपमेंट में उपयोगी है, आपको वो यहाँ पर बताना है। आप अपने देखिए, ये जितने साइड हेडिंग्स दी हुई है इनके भी आप पॉइंट टू पॉइंट बना के ही आंसर लिखिएगा, आपकी मार्किंग अच्छी होगी। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और पेपर हम देखते हैं DC1 का, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, इसमें हम देखेंगे जून 2021 का पेपर। चलिए ये भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसी। अब आपको यहाँ टाइम दिया हुआ, 20 बच्चे हैं 4 साल के, उनको टाइम है उनका स्कूल का 8:30 से 12:30, तो आप कैसे स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। देखिए सेम पीछे ऊपर दिया हुआ था
वही क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, है ना, देख पा रहे हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम वैसा का वैसा, बस टाइम आगे पीछे करना है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक, देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिपीट हुए होंगे, इस पेपर में भी देखते हैं हम, देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ही है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट प्रिंसिपल्स वर कीप्ड इन माइंड बाय यू व्हेन प्लानिंग द शेड्यूल। अब कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप शेड्यूल को प्लान करेंगे, ये भी सेम प्रीवियस चैप्टर में था, वो ए पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे बी पार्ट में पूछा है कि आप जब प्लान करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, तो वो आप देखिए प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक, यहाँ भी लिखा है, एक्सप्लेन किया है आपको, एक पैराग्राफ के फॉर्म है, पर पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन मत करिएगा, ऊपर देखिए आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है, ऊपर बैक पे जाके देखिएगा, वहाँ इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ थॉट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड्स एक्शन बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट दोज फीचर्स, यू हैव टू गिव 5 सेपरेट एग्जाम्पल। आपको 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स देना है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो प्री स्कूल बच्चे हैं, उनकी थॉट, जो फीचर्स ऑफ द थॉट है उसके ऊपर। तो ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, है ना, सेंट्रेशन होता है, ईगो सेंटर पता है हमके अंदर जो बच्चे खुद से बात करते हैं, सेंट्रेशन मतलब बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो बड़ी ग्लास में आधा पानी है और वही पानी को जो छोटी ग्लास में डालते हैं छोटी ग्लास में भर जाता है, तो बच्चों ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पानी की क्वांटिटी तो सेम है ना, लेकिन ग्लासेस का साइज़ अलग अलग है, उनको लगता है जो ग्लास भरी हुई है उसमें ज़्यादा पानी है और जो ग्लास आधी है उसमें कम पानी। इस फीचर्स को आप बोलते हैं सेंट्रेशन। फिर एनिमिज्म, ये इसमें क्या होता है, अ चाइल्ड माइट एट्रीब्यूट हम ह्यूमन फीलिंग्स टू inanimate object like thinking a favorite stuffed animals in a animal is said if it's left along in a corner। यहाँ पे बच्चों में क्या कि एनिमिज्म जनरेट हो जाता है बच्चों का, इसका एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। फिर मैजिकल थिंकिंग, बच्चों को एकदम मैजिकल थिंकिंग, उनको लगता है कि मेरा मुंह हमने चेहरा छुपा लिया है तो अब मुझे कोई देख नहीं पा रहा, ये वाला एग्जांपल है इसका। इसके बाद है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें यूजिंग अ ब्लॉक टू रिप्रेजेंट अ फोन ड्यूरिंग प्रिटेंड टॉय, है ना, इसमें क्या करते हैं बच्चे कि कागज़ का कुछ गत्ता है उसको कान में लगा लिया और बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि एक फ़ोन है, तो सिंबॉलिक चीज़ें है, इसको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस रिपीट हुआ होगा, नहीं हुआ तो चलिए आपके लिए नया था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन है ना, कि जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के, उनमें लैंग्वेज डेवलप, पिछले क्वेश्चन में 2 साल तक के बच्चे के बारे में पूछा था, उसके पहले वाले पेपर में ना 3 साल तक के बच्चे के बारे में पूछा था। तो सेम स्ट्रेटेजी देखिए, प्री लॉजिस्टिक स्टेज 0 to 12 मंथ, इसमें क्या होता है, सिंगल वर्ड ऑफ द होलिस्टिक स्टेज 12 to 8 मंथ, फिर 2 वर्ड स्टेज इसमें 18 से 24 मंथ होता है। इसके बाद अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज जिसमें 24 से 12 मंथ तक का, सॉरी 30 मंथ तक का बच्चा होता है, और 30 महीने के बाद तो बच्चे प्रॉपर बोलने लगते हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट, कितने सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 एक्टिविटी दैट क्रैच वर्क्स कैन कंडक्ट विथ 1 year old चिल्ड्रन इन हर केयर टू सपोर्ट देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। 1 साल के बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी प्लान करेंगे, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। अब सोचिए 1 साल का बच्चा है तो क्या ही बोल पाता होगा, आ मा दा चा तू दू पा ऐसा बोल पाता है ना, यानी कि बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करता है। तो ऐसी एक्टिविटी प्लान करिए जिससे वो बोलने लगे। सिंगिंग, हम लोग नर्सरी राइम्स प्लान करते हैं बच्चों के लिए, कुछ कविताएं, कुछ लिरिक्स, तो इस प्रकार से आप उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, द इन्फेंट फॉर्म्स एन अटैचमेंट बॉन्ड विद द मदर ओनली बिकॉज सी फुलफिल्ड द फिजिकल नीड फॉर द बेबी। एक माँ है, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, एक छोटा जो बच्चा होता है इन्फेंट मतलब जन्मजात शिशु जो होता है 6 महीने तक का, वो अपनी माँ से अलग ही प्रकार से अटैच्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसकी सारी ज़रूरतें की पूर्ति करती है। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप सहमत हैं तो आपको जस्टिफाई करना है योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेनेशन हाउ द अटैचमेंट बॉन्ड डेवलप बिटवीन द मदर एंड द इन्फेंट। आपको आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आई डू नॉट फुल्ली अग्री नहीं करते बोल रहे, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं बच्चे जन्मजात भी लेके आते हैं, है ना। सिर्फ माँ से अटैच हों जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे
कभी पेरेंट्स के अपने फैमिली के अलग अलग मेंबर्स से भी अटैच होते हैं, जैसे कि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस है ना। इसमें क्या होता है, इन्फेंट फॉर्म अटैचमेंट विद द केयर गिवर, जो उसका ध्यान रखता है, वो पापा भी हो सकते हैं, वो घर की दादी हो सकती है, केयर गिवर्स हो सकते हैं, उनके साथ भी अटैचमेंट होता है, सिर्फ माँ के साथ नहीं होता है, क्योंकि माँ के अलावा बाकी लोग भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। फिर कंसिस्टेंसी एंड प्री डायरेक्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की रूटीन है, उस रूटीन में कौन कौन उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको कौन कौन उसका ध्यान रख रहा है, तो उनके साथ भी उसकी फीलिंग जुड़ जाती है। फिर फिजिकल कांटेक्ट एंड कंफर्ट, कभी कभी देखा है छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई दूसरी वो आती हैं, आया लोग भी आती हुई है ना, उनकी मालिश करने के लिए या उनको खिलाने के लिए, तो अटैचमेंट उनके साथ भी हो जाता है, क्योंकि वो टच करती हैं, उनके साथ खेलती हैं, उनको होल्ड करती हैं, तो उनके साथ भी एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन मतलब जो लोग बच्चों से बात करते रहते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, उनसे भी अटैचमेंट हो जाता है बच्चों का। तो सिर्फ माँ से अटैचमेंट होना, दिस इज़ नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर सोशल रिफ्लेक्शंस, इसमें क्या होता है, आस पड़ोस के लोग या कभी कभी बच्चे टीवी में भी किसी किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, है ना, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो उससे भी अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी, explain the term autonomy and shame and doubt. Describe the features of the family setting that encourage the development of autonomy. बच्चे क्या होते हैं, autonomy मतलब कि refer to be ability to make independence choice. क्या होता है autonomy, खुद स्वयं कुछ करना। कभी कभी क्या होता है कि अब इसमें आपको ये भी बताना, साथ में बताना shame and doubt को भी बताना है क्या होता है। शेम एंड डाउट में क्या होता है, देखिए ऑटोनॉमी पता है आपको, बच्चे जो खुद से करते हैं, गलती भी करेंगे सीखेंगे भी, ठीक है। लेकिन शेम एंड डाउट में क्या होता है, बच्चे शर्म आते हैं, और ये क्यों, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है कि कोई भी काम कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को डांटना या बोलना ये गलत कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं करना, हमेशा उनको बोलना अरे शेम शेम, तो बच्चे उससे क्या होते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है। तो ऐसा ना करके क्या करना है हमें कि अभी तो हमको ये बताना है कि भाई शेम एंड डाउट क्या है, तो इस प्रकार का बिहेवियर होता है शेम एंड डाउट का, ठीक है। फिर इसके बाद है फीचर्स ऑफ द फैमिली सेटिंग दैट एंकरेज द ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी को एंकरेज करने के लिए फैमिली मेंबर्स किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। एंकरेज डिसीजन मेकिंग, बच्चों को खुद निर्णय लेने दीजिए। प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों को भाई खुद ही डिसीजन लेने दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको प्रोवाइडेड करिए अपॉर्चुनिटी। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना, बच्चों को फैमिली में आप खुद भी ऐसा बिहेव करेंगे, बच्चों के सामने रियल जो चीज़ें रियल होती हैं बच्चे उनको जल्दी ग्रैप्स करते हैं, तो आप जो बिहेवियर बच्चों के सामने करेंगे बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक। उसके बाद है फॉस्टरिंग अ सेल्फ इन्वायरमेंट, बच्चों को खुद का एक इन्वायरमेंट बनाने दीजिए, ठीक। वो अपने ही इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, चीज़ों को खुद करना सीखते हैं। फिर एक्नॉलेजिंग एफर्ट एंड सक्सेस, रिकग्नाइज एंड पैरिसिंग अ चाइल्ड एफर्ट एंड कंप्लीसमेंट नो मैटर हाउ स्मॉल, वो क्या कर रहे हैं, कितना छोटा है कितना बड़ा है मैटर नहीं करता, वो कर रहे हैं, इसके लिए आप पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करिए ताकि बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप हो। प्रोमोटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको प्रमोट करिए, बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करिए, बच्चे खुश होते हैं और खुद से और भी अच्छा करते हैं। बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस विद सपोर्ट, आप उनको सपोर्ट करिए, वो अच्छा कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए, वो गलत कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करने में उनकी हेल्प करिए। इस प्रकार बच्चों की हेल्प करके बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट आर द एक्टिविटी कॉर्नर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया एक्टिविटी कॉर्नर्स क्या होते हैं। प्री स्कूल्स में क्लासरूम्स में हमको एक्टिविटी कॉर्नर बनाना होता है जहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। इस क्वेश्चन में पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखिए ये पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, पर आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे बना के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप अ 10 पॉइंट चेकलिस्ट टू evaluate द कैरिकुलम ऑफ अ प्री स्कूल सेंटर। प्री स्कूल सेंटर का आप कैरिकुलम जब बनाएंगे, पाठ्यक्रम जब आप बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहला लर्निंग गोल्स, यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो करवा रहे हैं उससे बच्चे कुछ लर्न करिए, हमारा पहला एम होना चाहिए। दूसरा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव, अलग अलग जाति धर्म के बच्चे आएंगे, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस के बच्चे आएंगे, तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपका करिकुलम बनाना। दूसरा प्ले बेस्ड एक्टिविटी होना चाहिए, जो भी आप करा रहे हैं, जो भी आप बच्चों को लर्न करा रहे हैं उसमें प्ले होना चाहिए। फिर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चे पढ़ सकें गिन सकें, इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी प्लान करना है। फिर
टीचर चाइल्ड इंटरेक्शन, अकेले टीचर को नहीं पढ़ाना है, टीचर और चाइल्ड दोनों का इंटरेक्शन हर एक्टिविटी में होना चाहिए। असेसमेंट प्रैक्टिस, आपको असेसमेंट करना है कि जिस गोल से आप जिस एम के साथ आपने इस एक्टिविटी को प्लान किया, क्या एंड एट द एंड आपको उसका रिजल्ट मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, आप कुछ एक्टिविटी ऐसी प्लान करिए जिसमें पेरेंट भी इन्वॉल्व हो, या उनके लिए घर जाके भी बच्चे के साथ वो काम करें, ताकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी लगा रहे। फिर उसके बाद सेफ्टी मेजर्स, ध्यान रखिए कुछ भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, गलतियां हो सकती हैं, उनको लग सकता है, तो ऐसा ना हो कि बच्चों को कोई तकलीफ हो। फिर आउटडोर प्ले, बाहर बच्चों को खिलाइए, बाहर वाले गेम प्लान करिए, क्लासरूम के बाहर जो होते हैं वो, ठीक है, उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेशन, कभी कभी क्या होता है बच्चे आप जो प्लान कर रहे हैं वो खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो आप इस दौरान क्या करिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनको खिलाइए और अडॉप्ट करिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट वन प्ले एक्टिविटी ईच फॉर डेवलपिंग अ फॉलोइंग। ये तो भैया पिछले क्वेश्चन में किया हुआ हमने। इमेजिनेशन ऑफ 3 years ओल्ड, 3 years ओल्ड बच्चे के लिए इमेजिनेशन पे बेस्ड आपको कोई एक्टिविटी प्लान करना है। फिर आपको करना है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, बच्चे जो सुन सकते हैं ना, कान से संबंधित प्ले, ठीक, तो इसमें साउंड से रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हैं, प्राइम्स वाइम्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की साउंड, ऐसा भी। एबिलिटी टू क्लासीफाई अ 5 year ओल्ड बच्चे, इसके लिए क्लासीफाई करना है चीज़ों को अलग अलग शेप साइज में, हमने ये भी किया हुआ है, ठीक। फाइन मोटर स्किल्स, बीट्स वाला बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, या फिर आप थंब पेंटिंग करा सकते हैं, फिंगर पेंटिंग करा सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव अमॉन्ग द 4 year ओल्ड बच्चे, इसमें आप क्या करिए भैया, बच्चों को ग्रुपिंग करा दीजिए, ग्रुप में खेलने सिखाइए, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बच्चे सीख जाते हैं। ऐसे ही लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन किसी में 2 के बारे में आपको लिखना है, हम चारों को समझ लेते हैं, आप किसी 2 के बारे में लिखिएगा। सेलेक्शन द लोकेशन फॉर द चाइल्ड केयर सेंटर, जब आप बच्चों के लिए कोई चाइल्ड केयर सेंटर के लिए जगह सेलेक्ट करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो एसेसिबिलिटी मतलब कि आसानी से बच्चे और पेरेंट्स वहाँ आ सकें, ड्रॉप कर सकें या बच्चे को पिक कर सकें। सेफ्टी मतलब कि भैया वहाँ आसपास कोई ऐसी हेजार्डस चीज़ें ना हो, इन्वायरमेंट गंदा ना हो, है ना, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, बहुत रोड पास में ना हो। कम्युनिटी रिसोर्सेज, कंसिडर द प्रॉक्सिमिटी टू पार्क, लाइब्रेरी, आपके स्कूल में क्या होना चाहिए, पार्क, लाइब्रेरी या कम्युनिटी रिसोर्सेज की फैसिलिटी होना चाहिए, आप बच्चों को वहाँ ले जा सकें, क्योंकि वहाँ से बच्चे लर्न करेंगे। स्पेस, आउटडोर और इंडोर दोनों गेम के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए। जोनिंग रेगुलेशन, कंप्लाई विद द लोकल जोनिंग रेगुलेशन एंड इंश्योर द फैसिलिटी मीट्स हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो भी आप जोन बनाएंगे बच्चों के लिए, वहाँ पे सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो खेल रहे हों, चाहे वो पेंटिंग कर रहे हों, चाहे वो शॉटिंग कर रहे हों। फिर नाइबरहुड डेमोग्राफिक, इसका मतलब कि उनके सराउंडिंग का जितना भी एरिया है बच्चे उससे भी कुछ ना कुछ सीखें, ठीक। फिर है वे ऑफ असेसिंग चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आप कैसे असेस करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, चेकलिस्ट एंड माइलस्टोन, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करते जाएंगे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ। फिर कंजर्वेशन, फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें, फिर पेरेंट इन्वॉल्वमेंट्स, इन बातों का आप ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि असेसमेंट करेंगे, असेसिंग करेंगे, ठीक। फिर फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग द प्ले स्कूल, बहुत सारे फाइन मोटर स्किल्स पे काम है, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको, ग्रैप्सिंग एंड पिंसर्स ग्रिप, इसमें करते हैं आप क्या, पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट को उठाना, थ्रेड से धागे में पिरोना, उसको किसको, मोतियों को, ड्राइंग एंड कलरिंग, कटिंग एंड ट्रेसिंग, बिल्डिंग एंड ब्लॉकिंग, फिर प्ले डॉट प्ले, फिर आप बटनिंग एंड जिपिंग, बटन वगैरह से करते हैं ना, खिलाते हैं ना जिपिंग से, तो उस प्रकार के गेम भी आप प्लान कर सकते हैं। इससे आप अपने मन से भी गेम प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है, अपने मन से भी आप फाइन मोटर स्किल पर बेस्ड कुछ गेम प्लान कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ अ केयर गिवर वर्कर्स विद द यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो केयर गिवर है, जो बच्चों का ध्यान रख रही टीचर है, ये जो भी वर्कर्स है छोटे छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जिनको हम केयर गिवर बोलते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए, उनमें एम्पैथी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, कम्युनिकेबल स्किल अच्छा होना चाहिए, कल्चर सेंसिटिविटी होना चाहिए, नर्सिंग, प्रोफेशनलिज्म और क्रिएटिविटी और कंटिन्यूस लर्निंग, ये बिहेवियर होना चाहिए। इनको एक एक को आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और हमने अभी तक इतने सारे पेपर करने के बाद लगभग 5 पेपर हमने किए हैं अभी तक।
इन 3 या 4 वीडियोज़ में। तो हमने ये आइडेंटिफाई किए कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं अलग अलग फॉर्म में, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहता है, पर द वे ऑफ द आंसर सेम रहेंगे। आपको ऐसे ही पॉइंट बना के, आप देख रहे हैं हर आंसर्स को ऐसा पॉइंट बना के लिखना है। ब्लू पेन ब्लैक पेन यूज़ करके आप ऐसे आप आंसर्स को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी हो रही है आपकी। और अब हम नेक्स्ट करेंगे DST-2 के पेपर्स की तैयारी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस सेशंस में आए हुए हैं, ताकि एग्ज़ाम्स तक आपके DEC-2 और DEC-3 के 5-6 ऐसे पेपर की आपकी तैयारी हो जाए। और भी जितने पेपर मैं दिखा सकती हूँ दिखाऊंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।